गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर को किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं और किस तरीके से एक्सेस करते हैं उसके बारे में बताया था। आज हम देखेंगे कि हम एरे और स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को किस तरीके से यूज़ करते हैं। सी एरे ऑफ स्ट्रक्चर। आज इस टॉपिक में हम स्ट्रक्चर और एरे को एक साथ यूज़ करना सीखेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास हमने स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन किया है और हमने एक स्टूडेंट का स्ट्रक्चर डिफ़ाइन किया है। मान लीजिए मुझे अब एक साथ कम से कम 100 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, तो हमें उतने बार 100 बार हमें डेटा इनपुट करना होगा, जो हमारे लिए मोर कॉम्प्लेक्स होगा। हम स्ट्रक्चर का तो यूज़ करेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम एक ही बार में एक ही मेमोरी लोकेशन में डिफरेंट डेटा टाइप्स का या डिफरेंट डेटा टाइप्स के डेटा एलिमेंट्स का कलेक्शन क्रिएट करते हैं, जो हमें स्ट्रक्चर जिसकी हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। हमने देखा था कि हम किस तरीके से इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन का कलेक्शन एक ही डेटा टाइप में करते हैं, और वो डेटा टाइप है हमारा स्ट्रक्चर डेटा टाइप, जो कि यूज़र डिफाइन होता है। लेकिन अब अगर हमारे पास ऐसा रिक्वायरमेंट है कि हमें स्ट्रक्चर तो क्रिएट करना है, लेकिन जिसके लिए हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसके लिए हमें जो डाटा है वो एक समय में एक से ज़्यादा एंट्री हमें करना है। जैसे कि मैंने कहा कि मान लीजिए मैंने स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमें मेंटेन करना है, तो अगर हमने 1 या 2 स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं तो वो हम स्ट्रक्चर के थ्रू, जैसे हमने प्रीवियसली देखा था, एक सिंपल स्टेटमेंट के थ्रू हम लिख कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर मेरे पास वहीं मुझे 20 या 30 या 100 स्टूडेंट के रिकॉर्ड जब मेंटेन करने हैं, तब वो हमारे लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। तो इस प्रॉब्लम को मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि हमें क्यों एरे ऑफ स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ी। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पर स्ट्रक्चर्स का एरे क्रिएट करेंगे, और ये क्यों करेंगे उसके लिए पहले हम एक प्रॉब्लम देखते हैं कि क्यों हमें स्ट्रक्चर का एरे क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ी। मान लीजिए, जैसा कि मैंने कहा, कंसीडर केस वेयर वी नीड टू स्टोर द डेटा ऑफ 5 स्टूडेंट्स। वी कैन स्टोर इट बाय यूजिंग द स्ट्रक्चर। हम इसे स्ट्रक्चर के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे स्ट्रक्चर के थ्रू करते हैं ये हो तो जाएगा, लेकिन हमारे लिए यहाँ पर जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी है, जो इनपुट कॉम्प्लेक्सिटी है, जो रिटर्न कॉम्प्लेक्सिटी है, कोड रिटर्न कॉम्प्लेक्सिटी है, वो भी थोड़ी हायर होगी। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ये हमारे लिए कॉम्प्लेक्स होगा। यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, और उस स्ट्रक्चर के थ्रू मैं कम से कम 5 स्टूडेंट्स का डेटा जो है वो मेंटेन करने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, और वो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, और जिसमें हमारे डेटा मेंबर्स हैं नेम, आईडी और मार्क्स। और हमारे पास जो नेम है वो कम से कम 20 कैरेक्टर वैल्यू रखता है, मतलब ये एक स्ट्रिंग है, मल्टीपल स्ट्रिंग वैल्यूज रखेगा, तो ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। और आईडी हमारा इंटीजर डेटा टाइप है, और मार्क्स जो है वो हमारा फ्लोट डेटा टाइप है। अब हम स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। तो स्ट्रक्चर वेरिएबल को मैंने वॉइड मेन के अंदर डिफाइन किया है। वॉइड मेन के जस्ट नीचे हम स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। सबसे इनिशियल लाइन हमारी यही होगी। तो यहाँ पर मैंने 3 स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, S1, S2, S3। अगर मान लीजिए जैसे 5 हम मेंटेन कर रहे हैं, तो यहाँ पर S4 और S5, मतलब हर एक एलिमेंट, हर एक इनपुट वैल्यू के लिए मुझे उतने नंबर ऑफ यहाँ पर क्या रखने पड़ेंगे, डेटा स्ट्रक्चर वेरिएबल मेरे को डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर अभी एटलीस्ट सिर्फ 3 ही किए हैं, और एक डमी वेरिएबल लिया है। मान लीजिए कोई डमी वैल्यू अगर हम डाल रहे हैं तो उसे वो मेंटेन करेगा।
अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रिंटिंग स्टेटमेंट है, जिसके थ्रू हम फर्स्ट स्टूडेंट का जो है डेटा एंटर कर रहे हैं, तो उसका एक मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं। और नेक्स्ट हमारा स्कैनफ स्टेटमेंट है, जिसके थ्रू हम फर्स्ट स्टूडेंट की जो रिकॉर्ड्स एंट्री कर रहे हैं वो उस वेरिएबल में, जिस वेरिएबल के लिए हम रिकॉर्ड एंट्री कर रहे हैं उस वेरिएबल के एड्रेस पे ले जाकर उसकी वैल्यू को स्टोर करेगा। तो पहली वैल्यू हमने दी है नेम की, फिर उसके बाद आईडी की, फिर उसके बाद मार्क्स की। और एक डमी वेरिएबल अगर हम डाल रहे हैं जो कि डमी वेरिएबल वैल्यू को रखेगा, डमी वेरिएबल को प्रिंट करेगा। इसके लिए अलग से एक मेमोरी लोकेशन बनेगी और वो मेमोरी लोकेशन हमारे इन स्ट्रक्चर मेमोरी लोकेशन से अलग होगी। नेक्स्ट हमारा सेकंड स्टेटमेंट है, प्रिंट एफ सेकंड स्टेटमेंट है, जो कि सेकंड स्टूडेंट के लिए है। और उसी तरीके से हमने अगेन जो है सेकंड स्टूडेंट के लिए फिर से वही डेटा इनपुट किया है और अगेन फिर हमने डमी के लिए किया है। वैसे ही हम फिर से थर्ड स्टेटमेंट लिख रहे हैं थर्ड स्टूडेंट के लिए। और इसी तरीके से मान लीजिए अगर मेरे पास 100 स्टूडेंट है या मान लीजिए मेरे पास 20 या 25 स्टूडेंट्स भी हैं, तो हमें 20 से 25 बार ये स्टेटमेंट हर एक स्टूडेंट के लिए लिखना होगा। और ये तो अभी हमने इनपुट स्टेटमेंट लिखा है। मान लीजिए स्ट्रक्चर में जो डाटा हमने डाला है हर एक स्टूडेंट के लिए, अगर हमें उसे उस मेमोरी एड्रेस से वापस से रिट्राइव करना है, वापस से एक्सेस करना है, तो उतने टाइम्स हमें वो प्रिंटिंग स्टेटमेंट भी लिखना होगा। ये वो प्रिंटिंग स्टेटमेंट है जिसके थ्रू हम पहले प्रिंटिंग स्टेटमेंट के थ्रू जो भी स्टूडेंट के नाम हमने डाले हैं फर्स्ट स्टूडेंट के वो शो करेगा, देन सेकंड के और फिर देन थर्ड के। तो अभी तक हमने यहाँ पर सिर्फ 3 ही स्टूडेंट के डाटा को मेंटेन किया है। तो हमारा रिटर्न कॉम्प्लेक्सिटी जो है, हमारा कोड रिटर्न कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो थोड़ा सा हायर है। अगर यही मान लीजिए हमें 10 के लिए लिखना है या 25 स्टूडेंट के लिए लिखना है या 100 स्टूडेंट के लिए लिखना है, तो ये कितना कॉम्प्लेक्स होगा। अब यहाँ पर हम एक आउटपुट मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि हमने अगर इस प्रोग्राम को हम एक्सेस करेंगे तो किस तरीके से हमारा आउटपुट होगा। ये हमने एंटर किया स्टूडेंट आईडी, देन नेम और उसके बाद हमारा मार्क्स और एक डमी वेरिएबल है जो कि सेम हम मार्क्स डाल रहे हैं। हम डमी वेरिएबल को भी यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं। और प्रिंटिंग डिटेल में सेम वैल्यू हमको दिखाई दे रही है जो हमने स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड के लिए डाली है, पहले स्टूडेंट के लिए, दूसरे स्टूडेंट के लिए, तीसरे स्टूडेंट के लिए। तो वो सेम वैल्यू हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने सिर्फ 3 स्टूडेंट्स का ही जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन किया है। तो ये हमारे लिए इतना कॉम्प्लेक्स है। अगर मान लीजिए हम इसी को और अगर हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाते हैं तो हमारे लिए जो है प्रोग्राम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हमारी ज़्यादा हो जाएगी, रिटर्न कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी, एग्जीक्यूशन कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारी हायर होगी। तो इन्हीं कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए एरे का यूज़ स्ट्रक्चर के साथ किया जाता है। मैंने यहाँ पर इसी प्रोग्राम का डिक्लेरेशन लिखा है। इन द अपर प्रोग्राम वी हैव स्टोर्ड द डाटा ऑफ 3 स्टूडेंट इन अ स्ट्रक्चर. However, the complexity of the program will be increased if there are the 20 students. In that case, we will have to declare 20 different structure variables and store them one by one. This will always be tough since we will have to declare a variable every time we add a student. तो हमारे लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हमें नए स्टूडेंट्स, अगर हमें जितने हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास जितने होंगे, हमारी रिटर्न कॉम्प्लेक्सिटी, एग्जीक्यूशन कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हायर होगी। अगर हम इसी जगह आप लोग को याद होगा कि एरे भी हमें क्या करता है, एरे भी हमें कलेक्शन क्रिएट करने में मदद करता है, लेकिन सेम डेटा टाइप की वैल्यू का कलेक्शन करने में हमें मदद करता है। तो अगर हम स्ट्रक्चर वेरिएबल को, जो इसका स्ट्रक्चर वेरिएबल है जिसके थ्रू हम उसके डेटा मेंबर्स को यूज़ कर रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं, अगर हम उस स्ट्रक्चर वेरिएबल को एरे डिक्लेयर कर दें तो हमारे लिए
ये कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने स्ट्रक्चर वेरिएबल को एरे बनाते हैं। एरे और स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन हमें क्या नए फैसिलिटीज़ देता है। एरे ऑफ स्ट्रक्चर, an array of structure in C can be defined as the collection of multiple structure variable where each variable contains information about the different entities। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब हम एरे भी यूज़ करते हैं तो हमारे पास अलग अलग डेटा आइटम्स को हम सेम वेरिएबल में अलग अलग मेमोरी लोकेशन में, वो भी कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ पर अगर मुझे एक स्ट्रक्चर बनाना है और उस स्ट्रक्चर में मुझे 20 स्टूडेंट्स की वैल्यू को मेंटेन करना है, तो जो मैं अपना स्ट्रक्चर वेरिएबल जब डिक्लेयर करूँगी तो उसे मैं एक एरे वेरिएबल बना दूँगी, जिससे वो एरे वेरिएबल डिफरेंट मेमोरी लोकेशन में डिफरेंट इंडेक्सिंग नंबर के साथ डिफरेंट स्टूडेंट्स के डाटा को कलेक्ट करेगा। The array of a structure in C are used to store the information about the multiple entities of different data types. The array of structure is also known as the collection of structure। तो यहाँ पर जब हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो हमारे पास एक और प्रॉपर्टीज इंक्लूड हो रही है कि जो एरे, जब हम किसी स्ट्रक्चर वेरिएबल को एज अ एरे डिक्लेयर करेंगे तो वो एरे के हर एक इंडेक्स वैल्यू में डिफरेंट डाटा स्टोर होगा। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है एरे ऑफ स्ट्रक्चर का। मान लीजिए मेरा स्ट्रक्चर है एम्प्लॉय, जिसमें डेटा मेंबर है आईडी, देन नेम और सैलरी, और मैंने अपने स्ट्रक्चर वेरिएबल को, जब हम स्ट्रक्चर वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, मैंने उस स्ट्रक्चर वेरिएबल को अगर एक एरे क्रिएट किया है, एरे बनाया, देखिए मैंने यहाँ पे एक एरे बनाया है। अब ये नॉर्मल स्ट्रक्चर वेरिएबल नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर वेरिएबल तो है लेकिन एरे टाइप का है। मतलब ये स्ट्रक्चर वेरिएबल जो है वो कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन क्रिएट करेगा और इसमें दो डाटा होंगे, एक 0 इंडेक्स में होगा और एक 1 इंडेक्स में होगा। तो इसका जो है मेमोरी स्ट्रक्चर हम यहाँ पर देखें तो जब एम्प्लॉय 0 इंडेक्स पर है तब वो तीनों डाटा मेंटेन करेगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर का क्योंकि इस एरे का जो बिहेवियर है वो डिपेंड करता है स्ट्रक्चर पर, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर वेरिएबल है। तो जब हम इस 0 इंडेक्स को एक्सेस करेंगे तो वहाँ से हमें उस स्टूडेंट का आईडी, उस स्टूडेंट का नेम और उस स्टूडेंट की सैलरी भी मिलेगी। मतलब 0 इंडेक्स में हमने तीनों डेटा टाइप्स की तीनों वैल्यूज़ को स्टोर किया है, स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम और स्टूडेंट की सैलरी। और उसी तरीके से दूसरे इंडेक्स नंबर पे 1 इंडेक्स नंबर में अगेन हमने दूसरे स्टूडेंट का आईडी, नेम और हमने दूसरे एम्प्लॉय का आईडी, नेम और उसकी सैलरी मेंटेन की है। तो इस तरीके से हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर का यूज़ करके एक ही वेरिएबल के साथ डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यू को कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में एक्सेस रख सकते हैं और उसे कंटिन्यूअसली हम एक्सेस भी कर सकते हैं। तो इसका साइज़ क्या होगा? साइज़ ऑफ EMP की साइज़ होगी 4 + 5 + 4 + 5, ये हमारा 5 बाइट है, ये हमारा 4 बाइट है, ये हमारा 4 बाइट है, तो 13 बाइट मिल रहा है। और साइज़ ऑफ EMP ऑफ 2, तो 13 + 13 जब हम करेंगे, 13 + 13 जब हम करेंगे इंडिविजुअली EMP का जब हमने मेमोरी बाइट निकाला तो 13 था, और दोनों का जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 26। तो इस तरीके से एरे ऑफ स्ट्रक्चर हमें ये फैसिलिटी देता है
कि हम स्ट्रक्चर वेरिएबल के थ्रू तो डिफरेंट डाटा का कलेक्शन कर ही रहे हैं, लेकिन उन डिफरेंट डाटास को भी हम एरे के थ्रू कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में रख के डिफरेंट एंटिटी और के मल्टीपल वैल्यूज़ को डिफरेंट एंटिटी के लिए डिफरेंट डेटा टाइप्स की डिफरेंट वैल्यूज़ को स्टोर करके एक जगह पर रख सकते हैं। एरे ऑफ स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज़ को एक जगह पर डिफरेंट वैल्यूज़ डिफरेंट पर्सन्स के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो एरे ऑफ स्ट्रक्चर हमें ये फैसिलिटी देता है। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगेन हमें 5 स्टूडेंट का मान लीजिए कि डेटा मेंटेन करना है, तो अब इसे हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर के थ्रू करेंगे। तो हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है स्टूडेंट नाम का, और उसके बाद हमारा वॉइड मेन पोर्शन है, और उस वॉइड मेन पोर्शन में हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है इंटीजर i। क्योंकि अब हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, तो एरे वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमें लूपिंग स्टेटमेंट की ज़रूरत होगी, क्योंकि एरे वेरिएबल जो है वो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में होता है, और एक ही टास्क को मतलब बार बार एक ही काम को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास लूप कंट्रोल स्टेटमेंट होता है, और लूप कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज़ हम एरे वेरिएबल से के डेटास को एक्सेस करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर i जो है वो हमारा लूपिंग वेरिएबल है। उसके बाद स्ट्रक्चर स्टूडेंट st ऑफ 5। देखिए यहाँ पर अब ने इस नॉर्मल s1 s2 स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करने की जगह मैंने एरे ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर किया है। इट मीन्स st जो है उसका बिहेवियर स्ट्रक्चर टाइप का है, लेकिन जब वो डाटा को कलेक्ट करेगा तो कम से कम 5 स्टूडेंट के डाटास को वो कलेक्ट करेगा। अब हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर के थ्रू एक बार में ही एक ही कोड के थ्रू एक ही स्टेटमेंट के थ्रू हम 5 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन कर पाएंगे। तो हम उसके बाद नेक्स्ट प्रिंटिंग स्टेटमेंट जो है वो एक मैसेज प्रिंट करेगा, जिसके थ्रू हम ये शो कर रहे हैं कि 5 स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। देन उसके बाद हम लूप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम जो है हमारा जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है वो एरे टाइप का है, तो उसके लिए हमें लूप कंट्रोल स्टेटमेंट को स्टार्ट करना होगा। तो लूप कंट्रोल स्टेटमेंट के थ्रू हम वो वैल्यू को इनपुट करवाएंगे। तो हमने i की वैल्यू स्टार्ट की है 0 इंडेक्सिंग से, और मैंने आप लोगों को बताया था कि एरे हमेशा जो है वो 0 इंडेक्स वैल्यू से स्टार्ट होता है। 0 और हमारी अपर लिमिट है 5। हमने 5 स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगी 0 इज़ लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। तो हमारा जो स्टेटमेंट है उसका जो कंट्रोल है वो हमारे इनर ब्लॉक में लूप के इनर ब्लॉक में आएगा, और यहाँ पर इस प्रिंटिंग स्टेटमेंट से हमें एक मैसेज मिलेगा कि हमें रोल नंबर एंटर करना है, और जैसे ही हम रोल नंबर एंटर करेंगे तो उसकी एक कॉपी जो है हमारे इस रोल नंबर वेरिएबल में स्टोर कर दी जाएगी। अभी कैसे स्टोर होगी, क्योंकि हम लूप यूज़ कर रहे हैं, और हमारे पास हम जो लूप हमने बनाया है, हम जो लूप क्रिएट कर रहे हैं वो लूप जो है एरे ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल के लिए है। तो हम जब स्कैनफ स्टेटमेंट हम जब लिखेंगे तो ये हमारे लिए थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर %ऑफ हमारा एरे वेरिएबल है, यहाँ पर st, और उसके साथ हमने उसके स्क्वायर ब्रैकेट में i वैल्यू रखी है, i वैल्यू के साथ डॉट रोल नंबर, मतलब एरे के साथ। और हम रोल नंबर हमारा कौन सा मेंबर है, स्ट्रक्चर मेंबर है। स्ट्रक्चर मेंबर किसका है, स्टूडेंट का है। तो हम यहाँ पर st ऑफ i डॉट रोल नंबर इस तरीके से हम अपना इनपुट स्टेटमेंट लिखेंगे। हमने इसके प्रीवियस में मैंने आपको बताया था कि जब हम स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर्स को एक्सेस करते हैं तो हम वहाँ पे लिखते थे s1 डॉट रोल नंबर या s1 डॉट id। लेकिन अब यहाँ पर जो हमारा स्ट्रक्चर वेरिएबल है वो एरे टाइप का है, तो हमें एरे की इंडेक्सिंग वैल्यू भी बतानी होगी। तो यहाँ पर 0 इंडेक्स की वैल्यू जो है
आई की वैल्यू अभी 0 है, तो यहाँ पर 0 इंडेक्स के लिए रोल नंबर की वैल्यू जो है वो इनपुट होगी। उसी तरीके से हमारे नेम के लिए नेक्स्ट प्रिंटिंग स्टेटमेंट के थ्रू हमारे नेम के लिए जो है 0 इंडेक्स वैल्यू पर नेम के लिए जो हम डाटा इंसर्ट करेंगे वो आएगी। फिर उसके बाद लूप इंक्रीमेंट होगा, अगेन फिर लूप चेक किया जाएगा, आई की वैल्यू अब 1 हो जाएगी, 1 इज़ लेस देन 5 होगा, अगेन हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अब हमारे पास st ऑफ 1, क्योंकि हम एरे यूज़ कर रहे हैं और ये st जो है वो हमारे स्ट्रक्चर के वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है, तो डॉट ऑपरेटर के साथ हम अपने डेटा मेंबर्स का नाम लिखेंगे, तो डॉट के बाद रोल नंबर और अगेन यहाँ पर st ऑफ 1 डॉट के बाद हमारा डेटा मेंबर। ये तब तक चलता रहेगा, ये लूप तब तक परफॉर्म होता रहेगा जब तक ये कंडीशन अनसेटिस्फाइड नहीं होती। मान लीजिए कि हमने लास्ट स्टेटमेंट हम एक्सेस कर रहे हैं, अब हमारा जो डेटा है वो है 4, i इक्वल्स टू 4, 4 इज़ लेस देन 5, तब ये 4 तक चलेगा और जैसे ही ये 5 होगा ये टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि 5 इज़ लेस देन 5 नहीं होगा और हमको सिर्फ और सिर्फ 5 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। और अगर हम 0 इंडेक्स वैल्यू से स्टार्ट करें तो 0 1 2 3 4 ये हमारे 5 एलिमेंट्स पूरे काउंट हो जाते हैं। तो ये पूरे 5 इंडेक्सिंग तक की वैल्यू, पूरे 4 इंडेक्सिंग तक की वैल्यू तक लूप को एग्जीक्यूट करवाएगा और जैसे ही हमारा इंडेक्स नंबर जो है वो 5 होगा हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अगेन हमने अभी सिर्फ अपने उस स्टूडेंट के लिए डेटा को इनपुट किया है। अगेन जब हमें उस डेटास को मेमोरी से वापस से रिट्राइव करना है, वापस से आउटपुट करवाना है, तो फिर से हमें एक लूप लगाना होगा, क्योंकि जो हमारा डेटा हमने स्टोर किया है वो एज अ एरे हमने स्टोर किया है और एरे को एक्सेस करने के लिए हमें लूप की ज़रूरत पड़ती है। अब हमारा जितना भी स्ट्रक्चर डाटा है वो सारा कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर हुआ है, जैसा कि मैंने आप लोगों को डायग्राम में दिखाया था। अब उसके बाद जब हम इसे आउटपुट करवाएंगे, हम जब डेटा को एक्सेस करेंगे, मतलब उस मेमोरी से जब एक्सेस करेंगे तो फिर से एक लूप स्टार्ट करेंगे और लूप अगेन हमारा स्टार्ट होगा 0 से और कंडीशन तक हमारा, जब तक कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड होगी तब तक वो चलेगा। 0 इंडेक्सिंग से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद वो लूप ब्लॉक में आएगा और हमारे प्रिंटिंग स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। इस प्रिंटिंग स्टेटमेंट के थ्रू हमने 0 इंडेक्सिंग पर रखे हुए रोल नंबर और 0 इंडेक्सिंग पर रखे हुए नेम की वैल्यू प्रिंट करवाई। अगेन लूप इंक्रीमेंट होगा, वैल्यू 1 होगी, 1 इंडेक्सिंग की वैल्यू प्रिंट होगी, देन सेकेंड की, देन थर्ड की और देन फोर्थ की, और जैसे ही हमारा इंडेक्सिंग वैल्यू 5 होगा हमारा लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 0 to 4 इंडेक्सिंग तक की ही वैल्यू सेटिस्फाइड हुई है, कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड हुई है। उसके बाद हमारा रिटर्न 0, क्योंकि हमारा जो इंटीजर मेन जो है वो इंटीजर टाइप का है, आप चाहे तो इसे वॉइड भी कर सकते हैं। इसके बाद अब हमारा आउटपुट है, तो आउटपुट हम देखते हैं फर्स्ट लूप के थ्रू। जब हमारा जो फर्स्ट लूप जब एग्जीक्यूट होगा तो उसके थ्रू कुछ इस तरीके से हमारा जो है डेटा इंसर्ट होगा। हमको जैसे जैसे मैसेज मिलेगा हम डेटा इनपुट करते जाएंगे और वो डेटा हमारे उस मेमोरी ब्लॉक में, जहाँ उसको रखने के लिए मेमोरी ब्लॉक क्रिएट की है, वहाँ पर कंटिन्यूअस मेमोरी में रखा जाएगा, क्योंकि जो हमारा स्ट्रक्चर वेरिएबल है वो एरे वेरिएबल है, एरे के टाइप से बिहेव करता है और जो डाटास वो उस कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में रखेगा वो स्ट्रक्चर के हिसाब से रखेगा, डिफरेंट डाटास को रखेगा। और उसके बाद जब हम इसे प्रिंट करवाएंगे, जब हमारा जो सेकेंड लूप स्टेटमेंट है जब वो एग्जीक्यूट होगा, ये ऊपर का पार्ट है,
जब हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है वो जब एग्जीक्यूट होगा तो प्रिंटिंग स्टेटमेंट के थ्रू हमें इस तरीके से हमारे रोल नंबर्स और नाम जो हमने एंटर करवाए थे उस मेमोरी लोकेशन से एग्जीक्यूट होकर हमें मिलेंगे। तो इस तरीके से हम एरे को स्ट्रक्चर के साथ यूज़ करते हैं। एरे को स्ट्रक्चर के साथ यूज़ करने से हमारी जो कोड कॉम्प्लेक्सिटी है, जो इनपुट कॉम्प्लेक्सिटी है, वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि हमने इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि मान लीजिए अगर हमारे पास एरे और एरे का कॉन्सेप्ट अगर हम स्ट्रक्चर्स के साथ यूज़ नहीं करते हैं, तब हमें 5 स्टूडेंट के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए बार बार उतने डेटा स्ट्रक्चर वेरिएबल डिफाइन करने होंगे, डिक्लेयर करने होंगे और उतने बार हमें इनपुट स्टेटमेंट लिखना होगा। लेकिन जब हम स्ट्रक्चर वेरिएबल को एरे बना देते हैं, एरे के बिहेवियर का हम क्रिएट करते हैं, एरे के हिसाब से यूज़ करते हैं, तो हमारे लिए ये कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये डायग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस डायग्राम को बहुत आराम से समझिएगा आप लोग। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। आप लोग इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख कर पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।